12वीं के नतीजे आ चुके थे और मैं कोटा जाने के ठीक पहले कुछ दिनों के लिए भैया के घर पर रुका था। उसी वक्त उससे पहली बार बात हुई थी। 2 साल पहले भैया की शादी में उसे पहली बार देखा था। झगड़ रही थी किसी लड़के से जो उसकी अच्छी तस्वीर लेने में नाकाम रहा था। आसपास दिख रहे लोगों में शायद सबसे ज़्यादा गोरी वही थी। अपने बालों को उसने सामने की ओर कर रखा था। गालों पर उसके कुछ चीज़ों की लिपापोती साफ दिख रही थी और शादियों वाले चमकते लिबास में वो कहर ढा रही थी। थोड़ी देर पहले गुपचुप के स्टॉल पर खड़ी भीड़ से परेशान हूँ। मैं अब एकदम शांत सा बस एकटके उसे देख रहा था। घर वालों की नज़रों में एक आदर्श बच्चा बने रहने में भी बहुत नुकसान होता है। एक तो वही हो रहा था कि मैं चाह कर भी उससे बात नहीं कर पा रहा था। इस शादी के साथ मेरे अरमान भी ख़त्म हो गए क्योंकि मैं उसका नाम तक न जान सका था। सोचा नहीं था कि कभी बात भी होगी उससे, लेकिन 2 साल बाद जब कोटा जाने में 3-4 दिन रह गए थे तभी फेसबुक नामक आभासी दुनिया में एक संदेश आया, मित्रता संबंधी। हाँ, वही कहते हैं ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट, ठीक वही। नाम से तो अनजान सा था पर साथ लगी तस्वीर इतनी जानी पहचानी तो थी ही कि 2 साल पहले हुई भैया की शादी की यादें ताज़ा कर दे। वो मैसेज होते हैं ना, व्हेन क्रश सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट वाले, ठीक वैसा ही हो रहा था। मैंने रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट नहीं की लेकिन एक संदेश भेजा, आप कौन। उधर से जवाब थोड़ी देर से आया और तब तक कई बार खुद पर गुस्सा आ चुका था। उसने भेजा, आरना नाम है मेरा। मैंने फिर थोड़ी हिम्मत करके भेजा तो उसने जवाब दिया, मैं बोर हो रही थी, किसी अनजान से बात करनी थी। थोड़ी देर रुककर उसने फिर लिखा, शादी में जब घूर रहे थे तब तो नहीं पूछा था कि आप कौन। मैंने लिखा, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, और भेज दिया। कोटा जाने से पहले इन 4 दिनों में शायद हमने बहुत सारी बात की, जैसे उसे लिखना पसंद था और मुझे पढ़ना। मेरे से उम्र में 2 साल बड़ी, सामाजिक रीति रिवाजों को गाली देने वाली वो लड़की क्रांतिकारी कविताएं लिखती थी। मयक्सी की लत थी और ख्वाब देखती थी कि एक दिन बाबा के साथ पीऊँगी। उसके पूछने पर मैंने बताया था कि कभी नुक्कड़ नाटक किया करता था। समाज में दिलचस्पी है लेकिन चाह डॉक्टर बनने की है और किसी भी प्रकार के नशे से परहेज है। वो आस्तिक थी और मैं नास्तिक। इस बात पर भी हमारी बहुत बहस हुई थी। अब जब कोटा जाने का वक्त आया तो मैंने अपना एक नंबर उसे दे दिया और बता दिया था कि शायद 1 साल इंटरनेट से दूर ही रहूँगा और वक्त मिलने पर मोबाइल से ही बात हो पाएगी। कोटा पहुँचने के 3-4 दिन बाद एक नए नंबर ने मेरे छोटे से नोकिया में दस्तक दे दी थी। अब तक जो बातें पढ़नी पड़ती थी वो अब सुनाई देने लगी थी। क्लास के ख़त्म होते ही खाने जाना और फिर मेरा 1 घंटा रोज़ का उसके लिए था। हमने मैसेज पैक्स एक्टिवेट करवाए थे क्योंकि उसे अपनी कविता भेजनी होती थी और मेरी लिखी हुई तारीफ उसे पढ़नी होती थी। उन्हीं मैसेज में अब वो गाने के बोल भेजती जिसे मुझे सुनने को बोलती और मैं उन गानों को मुँह ज़बानी याद तक कर लेता था। ये अलग बात थी कि इससे पहले मेरे गानों में बहुत दिलचस्पी नहीं थी। 3 खूबसूरत महीने कैसे बीते पता ही नहीं चला। फिर दिवाली की छुट्टी में मुझे भैया के घर जाना था। मैं ट्रेन में अपनी सीट पर बैठा ही था कि उसने एक संदेशा भेजा कि बेवकूफ़ हो तुम। मैंने पूछा, मैंने क्या कर दिया? उसने लिखा, क्योंकि तुम खुद कभी नहीं कह पाओगे। क्या? मैंने वापस लिखा। फिर लिख कर आया, अभी तुम्हारे हाथ में जो नोकिया है वो मेरे मैसेज के बाद जिस तरह थरथरा रहा है, ठीक वैसे ही मेरा दिल तुम्हारे मैसेज के बाद थरथरा जाता है। प्यार करती हूँ तुमसे गधे।
मैंने उसे कॉल किया और बोला मैं भी, और भी बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन नेटवर्क थोड़ी कमज़ोर पड़ रही थी उस वक्त। फिर शायद 1 महीने में हम एक दूसरे में खो चुके थे। इन सब में मेरी पढ़ाई का अच्छा खासा नुकसान हो चुका था। इस बात का इल्म तब हुआ जब एक टेस्ट के नतीजे बेहद ख़राब आए। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था, समझ नहीं पा रहा था या समझाना नहीं चाहता था कि गलती थी का। इसी बीच उसका कॉल आ गया और फिर मैंने गुस्से में उसे हर चीज़ का जिम्मेदार बताते हुए नोकिया का लाल वाला बटन दबा दिया। उस रात न मेरी आंखों में नींद आई और न मेरे मोबाइल में उसका कॉल। फिर 2 दिनों तक पढ़ाई को लेकर बेहद जिम्मेदार होने का दिखावा खुद से करने के बाद मैंने उसे मैसेज भेजा, आई एम सॉरी। फिर बहुत सारे कॉल्स किए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन सुबह एक मैसेज मेरे मोबाइल में मेरे जगने से पहले पहुंच चुका था। मुझे कभी किसी की रानी नहीं बनना, क्योंकि वो राजा के नाम से जानी जाती है। मुझे यही खुला गगन चाहिए जिसमें मैं अपनी कलम की पंख ले उड़ सकूं। मुझे शायद प्यार के बारे में न बहुत अच्छा लिखना आता है और न ही प्यार करना। तुम पूछते थे ना कि मैंने तुम्हें क्यों पसंद किया, क्योंकि तुम में प्यार करने का हुनर है। तुम्हें अच्छा लिखना नहीं आता है, फिर भी मेरी तारीफ में लिखे तुम्हारे हर्फ मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हैं और तुम्हारे हर हर्फ से मुझे प्यार हो जाता है। तुमसे बात करते वक्त मैं आज़ाद महसूस कर रही होती हूँ। तुमने मेरे जीवन के अब तक के सबसे खूबसूरत क्षण दिए हैं। काश कि तुमसे मिलके तुम्हारा धन्यवाद कर पाती, लेकिन इन सब में मैं इतनी खो गई थी कि तुम्हारे सपने का सोच नहीं पाई। माफ़ कर देना अगर कर सको तो। अगर वापस रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ़ किया। अलविदा। साथ में इस बार उसने एक आखिरी बार किसी गाने के बोल भेजे थे। तारुफ रोग बन जाए तो उसे भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसे तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों।